नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबसे पहले हम वायुमंडल 2 चैप्टर के वीडियो के लिए उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। हाइड्रोजन एक हल्का गैस है जो कि मेरे द्वारा भारी गैस के लिस्ट में लिखा गया था, तो माफ़ी चाहते हैं हम। हाइड्रोजन हल्का गैस है और जहाँ तक हाइड्रोजन गैस की बात की जाए, दुनिया का सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के सेंस में हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पहले 2-3 बातें याद रखना जरूरी है। पृथ्वी का आकार कैसा है, तो याद रखना है पृथ्वी का आकार ज्वाइड की आकार का है। नारंगी, गोला, चपटाकार ये सब भूल जाना है। पृथ्वी का आकार कैसा है, ज्वाइड के आकार का है, ठीक है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। वैसे तो पृथ्वी 2 प्रकार की गति करता है, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। लिख देते हैं, पहला क्या होगा, घूर्णन, और दूसरा क्या, परिक्रमण। इस घूर्णन को हम लोग परिभ्रमण के नाम से भी जानते हैं, परिभ्रमण। तो घूर्णन बोला जाए या परिभ्रमण बोला जाए, दोनों एक ही बात है। समझते हैं ये घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है। तो घूर्णन, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है तो उस गति को घूर्णन के नाम से जानते हैं। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसको परिक्रमण के नाम से जानते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसको याद रखेंगे, कितना, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। आगे समझते हैं हम लोग। ये घूर्णन समझ में आ गया होगा, परिक्रमण समझ में आ गया होगा। तो 2 बात याद रखेंगे परिक्रमण और घूर्णन के सेंस में, कि पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वह इसी घूर्णन गति के कारण होता है, जबकि मौसम परिवर्तन, याद रखेंगे, दिन और रात का होना पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। जबकि पृथ्वी पर जो मौसम परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन देखते हैं हम लोग, कभी जाड़ा आ गया, कभी गर्मी आ गया, कभी बरसात आ गया, तो ये सब चीज़ें जो होता है पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। और पृथ्वी के परिक्रमण गति का मतलब हुआ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, इसके कारण पृथ्वी पर जाड़ा, गर्मी और बरसात होता है। उम्मीद करते हैं ये दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और याद रखना है कि दिन और रात का होना ये तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हुआ, लेकिन सवाल कभी कभी इसे थोड़ा अलग पूछता है कि पृथ्वी पर दिन और रात का बड़ा या छोटा होना, चूँकि हमेशा तो दिन और रात बराबर नहीं होता है ना, तो कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात बड़ा होता है। तो ये सब जो दिन और रात बड़ा होना किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर दिन और रात का बड़ा होना पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लिखते हैं हम लोग, थोड़ा याद रहेगा, पश्चिम से पूर्व, और साथ ही साथ परिक्रमा भी करता है तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही। इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करता है, तो पश्चिम से पूर्व या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। घड़ी की सुई इस दिशा में घूमता है ना, तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज करता है, मतलब इस दिशा में। ये हमारा सूर्य रहा, ये पृथ्वी की 4 स्थिति हम लोग बता दिए हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब इधर से इधर, ठीक है। आगे समझते हैं। हाँ, पृथ्वी पर 2 प्रकार की रेखा खींची गई है जो काल्पनिक है। पहला अक्षांश रेखा,
अक्षांश रेखा और दूसरा देशांतर रेखा। थोड़ा सा समझ लेते हैं अक्षांश रेखा क्या है। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। इससे स्थान का पता लगता है। चलो थोड़ा सा फिगर ही देख लेते हैं हम। ये मान लिया जाए पृथ्वी है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ये दोनों हो सकता है इस तरीके से। तो ये रेखा क्या कहलाएगा? अक्षांश रेखा कहलाएगा। अक्षांश रेखा से पृथ्वी के किसी भी जगह का पता लगाया जाता है। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है। ये मान लिया जाए 23.5 है और ये 23.5 डिग्री है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा बोला जाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में विभाजित करता है। भूमध्य रेखा का ऊपरी जो गोलार्ध कहलाता है, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और ये जो होता है दक्षिणी हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब 0 डिग्री विषुवत रेखा है तो उसके ऊपर 1 2 3 4 5 ध्रुव तक जाएगा। ध्रुव का जो कोण होता है, ध्रुव को 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और इधर होता है क्या, और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। तो 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और फिर नीचे भी आएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। याद रखेंगे कर्क रेखा किसे कहा जाता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात नीचे वाला रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। भारत की स्थिति क्या है बताइएगा। तो ध्यान रखना है कि भारत से होकर के कर्क रेखा गुजरता है, जो भारत के लगभग 8 राज्य से होकर के गुजरता है। और भारत के 8 राज्य में कौन कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। अर्थात एक ट्रिक है, याद रखेंगे, मित्र पग गमछा झार, इसमें 8 राज्यों का नाम आ जाएगा। खैर अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक दूसरा भी है, तो इस पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि देखते हैं पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है, कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है। तो इस बारे में 4 डेट हम लोग याद रखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहला डेट हो गया क्या चीज़, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। फिर से बोल रहे हैं, समझना है, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। अच्छा, इस चीज़ को मिटाना पड़ेगा तब साफ से दिखाई देगा, है ना। मिटाने वाला, चलो एग्जाम में पूछा जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर किस तिथि को होता है। तो ध्यान रखना है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर 21 मार्च और ये 23 सितंबर को होता है। लिख देते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर 21 मार्च 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। एक बार फिर से हम लोग दोहराएंगे, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर किस तारीख को होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। अब ये दिन और रात बराबर क्यों होता है, तो ध्यान रखना है,
पृथ्वी का सबसे बीच वाला रेखा क्या कहलाएगा? हम लोग अभी पढ़े थे विषुवत रेखा और या फिर भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पर जो होता है इस तिथि को अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण लंबवत गिरती है। और जब लंबवत गिरता है तो सभी जगह समान एंगल के साथ प्रकाश विसरित होता है। जब समान एंगल के साथ प्रकाश विसरित होगा तो हर जगह सूर्य की प्रकाश की समान मात्रा क्या होती है? वितरित होती है। इसीलिए संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात इस दिन को बराबर होता है। मतलब याद रखना है, सवाल इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि किस तिथि को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। या फिर दूसरे तरीके से पूछा जाए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर क्यों होती है, तो दिन और रात बराबर क्यों होगा? तो जवाब होगा क्योंकि विषुवत रेखा पर इस दिन सूर्य की प्रकाश लंबवत पड़ती है, इसीलिए दिन और रात बराबर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 21 मार्च और 23 सितंबर वाला। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे 21 जून। चलिए 21 जून यहाँ पे लिखा हुआ है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक होती है। एक बार फिर से सुनिएगा, उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को दिन की अवधि सर्वाधिक होती है? तो 21 जून को। लिख देते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन की अवधि क्या होती है? सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। इस चीज को याद रखना है। अब दिन की अवधि सर्वाधिक क्यों होगा? तो कहीं ना कहीं सवाल आता है कि सूर्य की किरण लंबवत पड़ेगा भाई। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। फिर से एक बार समझना है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि इस तिथि को क्या होता है? बराबर होता है। आगे यदि हम लोग बढ़ेंगे 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी? सर्वाधिक होगी। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। इस यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ भी है, ये सूर्य की किरण है, ये मकर रेखा, यहाँ पे क्या हो रहा है? लंबवत पड़ रहा है। यहाँ ये हमारा क्या है? विषुवत रेखा है। सूर्य की किरण जैसे ही जा रहा है क्या सबके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ 23 सितंबर वाला भी कंडीशन में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? विषुवत रेखा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर आगे इधर 21 जून में क्या है? ये हमारा कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तरी, यहाँ पे इसके साथ क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम दोहराएंगे, चूँकि 21 मार्च और 23 सितंबर के सेंस में बराबर पूछा जाता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को ध्रुव पर कितना डिग्री का कोण बनता है प्रकाश के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा क्या है? ध्रुव। ध्रुव पर क्या सीधा सीधी पड़ रहा है ना, अर्थात कैसा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आगे हम जब ये वाला डायग्राम हम लोग समझेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। इधर हम लोग को 4 डेट क्लियर हो गया कि विषुवत रेखा पर लंबवत कब पड़ता है प्रकाश की किरण, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा पर कब पड़ता है, तो 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में अर्थात मकर रेखा पर लंबवत कब पड़ता है, तो हमारा क्या आ गया? 22 दिसंबर। इतना तक समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखेंगे, 21 मार्च को बोला जाता है बसंत विषुव। ये भी एग्जाम का मैटर है, बसंत विषुव। और ये 23 सितंबर को बोला जाता है शरद विषुव। अब एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस दिन को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। ऑप्शन में दे देगा शरद विषुव, बसंत विषुव, 22 दिसंबर, 21 सितंबर, इस तरीके से। तो याद रखना है क्या? शरद विषुव अर्थात 23 सितंबर, बसंत विषुव अर्थात 21 मार्च। ये दोनों क्लियर हो गया होगा। शरद विषुव किस डेट को?
23 सितंबर को, बसंत विषुव 21 मार्च को। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। 2 शब्द याद रखना है। चलिए आगे समझते हैं, बीच में बिजली चली गई थी। चलिए हाँ, हम लोग आगे 2 बात और समझना है, उत्तरायण और दक्षिणायन। पहला शब्द है उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन। तो ये उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो ध्यान रखना है कि 22 दिसंबर से लेकर के 21 जून तक ये जो 6 महीने का समय होता है, ये उत्तरायण की स्थिति कहलाती है। चूँकि पृथ्वी जो है 2 प्रकार से गति करता है सूर्य का, एक गति उत्तरायण और दूसरा स्थिति क्या कहलाता है, दक्षिणायन। तो 22 दिसंबर से लेकर के 21 जून तक का जो स्थिति होता है, सूर्य की उत्तरायण स्थिति होती है। उत्तरायण स्थिति होती है। उत्तरायण स्थिति का मतलब हुआ कि 22 दिसंबर के बाद उत्तरी ध्रुव पर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दिन का समय, अर्थात कह सकते हैं हम कि प्रकाश की अवधि में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। कब? 22 दिसंबर से, हाँ 22 दिसंबर से क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश की क्या होती है, धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। फिर यदि हम आगे दक्षिणायन की बात करें तो ये 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक ये दक्षिणायन की स्थिति कहलाती है, दक्षिणायन। तो उम्मीद करते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन समझ में आ गया होगा। उत्तरायण की बात की जाए तो 22 दिसंबर से लेकर के 21 जून तक का जो समय कहलाता है, उत्तरायण कहलाता है। फिर 21 जून के बाद 22 दिसंबर तक का जो समय कहलाता है, सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है। ये सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तरायण की स्थिति बताएं और दक्षिणायन की स्थिति बताएं, तो याद रखना है। एक पॉइंट और याद रखना है कि 21 मार्च को क्या होता है, बसंत विषुव। तो बसंत विषुव के बाद उत्तरी गोलार्ध में, चूंकि इस दिन को क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होता है, और इस दिन के बाद उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना, 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है। तो याद रखेंगे 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, वृद्धि होने लगती है। और एक स्थिति ऐसा आता है 21 जून, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो फिर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि में वृद्धि होने लगती है, और 22 दिसंबर की स्थिति ऐसा आता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसके पहले भी हम लोग समझे, अब समझते हैं कि 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 जून, इन सब को किस अक्षांश पर कितना दिन का समय होता है। तो सबसे पहले भारत की चर्चा हम कर लें। तो भारत की स्थिति क्या है, चूँकि भारत कर्क रेखा पर अवस्थित है। तो पहली बात की जाए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो गया। अब आते हैं 21 जून को, चूँकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, और कर्क रेखा पर लंबवत गिरती है। तो भारत में 21 जून को कितना दिन का समय होता है, मतलब कितना समय तक दिन रहता है, तो याद रखेंगे 13 घंटा 27 मिनट। मतलब भारत में 21 जून को कितना दिन का समय होता है, कितना समय का दिन होता है, तो 13 घंटा 27 मिनट। ठीक इसी प्रकार से यही डाटा दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, 21 जून को संपूर्ण पृथ्वी की बात कर लिए हम।
तो 21 जून को 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 6 महीना का प्रकाश रहता है, अर्थात 6 महीना का दिन रहता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 24 घंटा का दिन होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। हम लोग एक एग्ज़ाम में या फिर सेट बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। जवाब होता है नॉर्वे। और यदि नॉर्वे ऑप्शन में ना हो तो क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, यही ना। लेकिन समझते हैं हम लोग कि सबसे पहली बात कि 21 जून की चर्चा कर ले हम, तो 21 जून रहे या फिर किसी भी दिन भूमध्य रेखा पर अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर 12 घंटा का दिन होगा और 12 घंटा का रात होगा। अब 21 जून की स्थिति में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ा होता है। तो ध्यान रखना है कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर जाएंगे दिन की अवधि क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे 0 डिग्री पर 12 घंटा का दिन हुआ, 23.5 डिग्री अर्थात भारत में, चूँकि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है, 13 घंटा 27 मिनट का दिन हुआ। फिर और ऊपर जाएंगे 23.5 से ऊपर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जाएंगे तो 13 घंटा 27 मिनट से अधिक का दिन होगा। और ऊपर गए हम 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ 24 घंटा का क्या होता है, दिन होता है। अर्थात प्रकाश की किरण इस रेखा पर 24 घंटा क्या होता है, पड़ते रहता है। अब समझना है यहाँ कि यदि 24 घंटा किसी जगह पर दिन रहे अर्थात सूर्य की किरण पड़ते रहे तो क्या वहाँ रात होना संभव है, अर्थात रात नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि रात नहीं होगा तो रात के समय में भी क्या होगा, सूर्य दिखाई देते रहेगा। तो सवाल यही बनता है कि मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है 66.5 डिग्री अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर, दक्षिणी अक्षांश पर, दोनों जगह। लेकिन हम अभी उत्तरी अक्षांश की चर्चा कर रहे हैं। तो नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आता है, इसलिए जवाब में होता है नॉर्वे। अर्थात 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आने वाली सभी देश में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देगा, क्योंकि 66.5 डिग्री पर ही क्या होता है, 24 घंटे लाइट पड़ते रहता है। तो 66.5 डिग्री पर जो भी देश आएगा हर जगह पर क्या होगा, मध्य रात्रि में भी सूर्य दिखाई देगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर ज्यों-ज्यों 21 जून की बात करें तो 21 जून में कर्क भूमध्य रेखा के नीचे आएंगे अर्थात मकर रेखा पर 10 घंटा 33 मिनट का दिन होगा। फिर देखेंगे यहाँ 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 24 घंटा क्या रह गया, दिन रह गया। तो क्या दक्षिणी गोलार्ध में दिन होगा, नहीं होगा, अर्थात यहाँ दिन होता ही नहीं है, 24 घंटा रात रह जाता है। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में यानी दक्षिणी अक्षांश में किस तिथि को दिन नहीं होता है। तो दिन नहीं होता है किस तिथि को, 21 जून को। और चूंकि 90 डिग्री अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर, चूंकि उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना का दिन है तो यहाँ 6 महीना का रात होगा, अर्थात इस दिन को भी क्या होगा, रात ही होगा, अर्थात दिन नहीं होगा, 0 घंटा का। समझ गए होंगे। फिर आगे हम लोग आते हैं 22 दिसंबर की बात कर लें तो 22 दिसंबर में मकर रेखा पर क्या होगा, सूर्य लंबवत गिरता है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन की अवधि बड़ा होता है। तो इस चीज़ को हम दोहराएंगे। अब जस्ट इसका उल्टा होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को यहाँ भूमध्य रेखा पर तो 12 घंटा का रात होगा और 12 घंटा का दिन ही होगा। ज्यों-ज्यों दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, ये दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा पर ये क्या होगा, 13 घंटा 27 मिनट का दिन होगा। फिर आगे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 24 घंटा का दिन होगा। फिर 90 डिग्री अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना का दिन होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ ही रहा होगा। अर्थात 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भी 24 घंटा का दिन हो रहा है, लेकिन तिथि क्या है, 22 दिसंबर। अब यहाँ पर एग्जाम में या फिर सेट में ये वाला पॉइंट क्यों नहीं मिलता है, तो आप जब वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो वहाँ पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जब आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, कोई भी देश अवस्थित नहीं है, यानी देश नहीं के बराबर है, केवल क्या है, महासागर है। तो महासागर है इसीलिए चर्चा में नहीं आता है। अब ये पूछ सकता है क्या कि कौन सा महासागर में, नहीं सवाल बनता है। तो इसीलिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश चर्चा होता है और नॉर्वे के बीच से होकर गुजरता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसलिए नॉर्वे ज़्यादा चर्चा में है।
लेकिन हम लोग को याद रखना 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसमें अब तो कुछ बचा नहीं, उत्तरायण हो गया, दक्षिणायन हो गया। अब ये जो हम लोग पूरे समझे, सबका एक बार रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी की बात किए थे हम लोग। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का एक मिनट, हाँ, चलिए, हाँ, हम क्या चर्चा कर रहे थे? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार ज्वाइड के आकार का है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। दिन और रात होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। दिन और रात के बड़ा या छोटा होना पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण। मौसम परिवर्तन होता है परिक्रमण गति के कारण। परिक्रमण, सूर्य का पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमण किस दिशा में करता है? तो पश्चिम से पूर्व, या फिर कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। समस्त भूमंडल पर अर्थात समस्त पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होती है? तो 21 मार्च 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा कब होती है? तो 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा कब होती है? तो 22 दिसंबर को। मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब पड़ती है? तो 22 दिसंबर को। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब पड़ती है? 21 जून को। भूमध्य रेखा पर अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत कब पड़ती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो इन सब चीज को ध्यान में रखना है। आगे हम आएंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।